हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो देर किस बात की, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज का हम इस वीडियो इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं, देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जिसमें कि ये तो बता दिया था कि उन्होंने बोला था कि कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हुआ, लेकिन उसको बायोकेमिकल नेचर नहीं बता पाए थे। कौन? फ्रेडरिक ग्रिफिथ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक। तो उसके बाद 3 साइंटिस्ट आए, ओस्टवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलोड एंड मैकल मैकार्टी। तो इन्होंने बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन किया था ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कहने का मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को इन्होंने दोबारा से दोहराया और इससे कुछ कंक्लूजन निकाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Prior to the work of the Oswald Avery, Colin McLeod and Maclean McCarthy, dated 1933 से 1944 से पहले, the genetic material was thought to be protein. genetic material क्या माना जाता था? प्रोटीन ही माना जाता था। कब? 1933 और 1944 के बीच इन्होंने जो काम किया था उस काम से पहले, कह सकते हैं कि 1928 से लेकर के, और मतलब कह सकते हैं 1933 से पहले प्रोटीन माना जाता था। बात खत्म, ठीक है। तब इन्होंने जो है 11 साल तक काम किया। तीन साइंटिस्ट ने, ओस्टवाल्ड एवरी, कॉलिन मैकलोड और मैकलिन मैकार्टी ने, ठीक है। तो क्या हुआ कि देखो, इसको अगर स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो कि मतलब नाम में, कि कभी कभी कर सकता है कॉलिन के साथ मैकार्टी रख दिया, मैकलिन को मैकलोड रख दिया, तो इसको याद करने के तरीके मैंने बना दिए। मतलब लिन के साथ, जैसे LIN, लिन के साथ लिन नहीं है, बस यही याद रखें। मतलब कॉलिन के साथ मैकलिन नहीं है, ठीक है। कॉलिन मैकलोड अलग है, मैकलिन मैकार्टी अलग है, ठीक है। ठीक, अब बायोकेमिकल नेचर तो इसके बाद वाले देखिए OCM में बता पाए थे सबसे पहले, ध्यान से, ठीक। अब दे वर्क टू डिटरमाइन द बायोकेमिकल नेचर ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में जो बोला गया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बोला था कि कोई जेनेटिक मटेरियल है लेकिन इसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता। तो उस बायोकेमिकल नेचर को पता करने के लिए कि उसका बायोकेमिकल नेचर आखिर क्या है, इन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, तो उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। इन 3 साइंटिस्ट ने 11 साल तक काम किया, ठीक। 1933 से 1944 तक, ध्यान रहना ध्यान रखना। दे प्योरीफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन, DNA, RNA, ETC। उन्होंने प्योरीफाइड किया बायोकेमिकल कौन कौन से प्रोटीन, DNA और RNA इत्यादि को, और भी चीज़ों को किया, फ्रॉम द हीट किल्ड एस सेल से, ठीक है। मतलब उसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने दोबारा से दोहराया। फिर जो हीट किल्ड एस सेल्स थी ना, ठीक है, मतलब जिस एस स्टेमल बैक्टीरिया को हीट किया था, उनसे उन्होंने इन चीज़ों को निकाल करके प्योरीफाइड फॉर्म में, मतलब अलग अलग निकाला, टू सी विच वंस को ट्रांसफर, ये देखने के लिए कि इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसने ट्रांसफर कर दिया लाइव आर सेल्स को, मतलब आर स्टेम बैक्टीरिया को, इनटू एस सेल्स में, कि कौन सी आखिर ऐसी चीज़ है। तो दे डिस्कवर्ड द DNA एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया। उन्होंने इस बात की खोज कर ली कि DNA अकेला ऐसा था जो कि एस बैक्टीरिया से, एलोन फ्रॉम एस बैक्टीरिया कोस्ट आर बैक्टीरिया टू बिकम ट्रांसफॉर्म, मतलब जिसने कि आर बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया था, ठीक है। They also discovered that protein digested enzyme, जैसे प्रोटीएजेज है, and RNA digestive enzyme, जैसे RNase है, did not affect ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को अफेक्ट नहीं कर रहे थे। देखो इन्होंने कैसे देखा होगा, इनका कंसेप्ट ये है इसका, जैसे इन्होंने एक बार क्या किया, प्रोटीज एंजाइम डाल दिया। प्रोटीज एंजाइम डालने से क्या होगा कि प्रोटीन जो रही होंगी वो सब डाइजेस्ट हो जाएंगी। तो लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वो उसी हिसाब से सेम आ रहा था बिल्कुल सब कुछ। फाइनली
जो है एस स्टैंड किल्ड और आर स्टैंड को मिलाकर डाल रहे थे तब भी मास डाई का जा रहा था, मतलब सेम रिजल्ट हमको मिल रहे थे। इसका मतलब ये सिद्ध हो गया कि भाई वो प्रोटीन तो नहीं है, क्योंकि भाई अगर प्रोटीन होती तो प्रोटीन डालने से वो डाइजेस्ट हो जाती, इसका मतलब प्रोटीन तो नहीं है। फिर इन्होंने ऐसे आरएनए डाल के देखा, आरएनए डाला तो आरएनए एंजाइम डाला तो जिसने आरएनए को डाइजेस्ट कर दिया, अब आरएनए ख़त्म हो गया तो लेकिन फिर भी रिजल्ट सेम आए। इसका मतलब कि वो आरएनए भी नहीं है जो जा रहा है, लेकिन जब जैसे इन्होंने डीएनए डाला तो रिजल्ट नहीं मिले सेम। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि भैया वो डीएनए था, ठीक है। आरएनए डिड नॉट अफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सो द ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस वाज नॉट ए प्रोटीन और आरएनए, तो आरएनए प्रोटीन तो है नहीं। फिर डाइजेशन में डीएनए डिड इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन को रोक दिया, सजेस्टिंग दैट द डीएनए कोड द ट्रांसफॉर्मेशन। इस बात से हमको ये सलाह मिली, सजेशन मिला कि डीएनए ही भैया, डीएनए ने ही ट्रांसफॉर्मेशन कराया था। दे कंक्लूडेड, उन्होंने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला था डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, ये डीएनए इज हेरिडिटरी मटेरियल है, बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वर कन्विंस्ड। मजे की बात क्या है या कंक्लूजन क्या कह सकते हैं, बायोकेमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया था, ओएसीएम और एमएम ने, ठीक। ओस्वाल्ड लेबडी, कॉलिन मैकलिन मैकार्टी, कि उन्होंने तो इस बात का निष्कर्ष निकाल दिया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल था, लेकिन सभी के सभी जीव विज्ञानी इस बात से सहमत नहीं थे, कन्विंस नहीं थे, मतलब सभी ने ये बात को नहीं माना कि हाँ भाई ये जो बता रहे हैं कि वो डीएनए है तो डीएनए है, सभी नहीं माने थे, ठीक। तो उसी बात को देखो मैंने सिंपल लैंग्वेज में इस तरीके से लिखा है, जैसे अखिलेश यादव जिस समय सीएम थे, ठीक ठीक, और अखिलेश यादव के साथ जो है उनकी वाइफ भी अक्सर चलती हैं, ठीक है, साथ में। तो ओएसीएम मैम, ऐसे तरीके ध्यान रखा, मैम मतलब उनकी पत्नी, तो ओएसीएम मैम मतलब ओएसीएम मैम से मतलब अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिम्पल यादव से सभी जीव विज्ञानी सहमत नहीं थे, जबकि आहाएमसी के आते ही आहाएमसी के अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेज का एक्सपेरिमेंट जो इसके बाद होने वाला है उससे पूरी तरीके से अनइक्वोकल, पूरी तरीके से सुस्पष्ट सबूत मिल गए थे कि भाई डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना, अखिलेश यादव और मैम से सभी जीव विज्ञान सहमत नहीं थे, जबकि याद करने के लिए ये ज़्यादा हुए दिल पर मत ले जाना, जबकि आहाएमसी के आते ही सब बोले अब मिला सुस्पष्ट मतलब अनइक्वोकल सबूत, वो हम अगले वाले एक्सपेरिमेंट में डिटेल में पढ़ेंगे। उससे पहले एंजाइटी एक क्वेश्चन पूछती है, कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड डीएनए एज। बोलने में एक ही तरह लगेगा लेकिन लिखने में अलग अलग है। ये क्या है, ये एक डीएनए ही है, ठीक है, और ये एक डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है, ये ऐसी लगा ना, जैसे प्लूरल नंबर ऑफ डीएनए मतलब बोलना प्लूरल, ये डीएनए ही है, सिंगल नंबर, ये एक डीएनए है, नॉट प्लूरल ऑफ डीएनए, ठीक है, मतलब एक टाइप का डीएनए ही है, ठीक। अब तीसरे नंबर पर एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसका हेडिंग ये थी जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। इसका मतलब है कि इस एक्सपेरिमेंट से पूरी तरीके से प्रूफ होने वाला है कि जेनेटिक मटेरियल वास्तव में डीएनए है, सबूत के साथ, ठीक। The unequivocal proof that DNA is the genetic material came from कहाँ से आया, from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase 1952। ये ईयर याद रखना सबको, ठीक है। वैसे मैंने जब पूरा हो जाएगा ना 1962 तक पहुंच जाएंगे सभी इन्फॉर्मेशन को लेकर के, तब मैंने एक सिक्वेंस बना दिया, और आप भी उस सिक्वेंस को इस तरीके से रिवाइज किया करना, वो आपको लेफ्ट पेज पे यहीं पे बना हुआ है, लेकिन वो आपको बाद में दिखाऊंगा जब पूरा 1962 तक हम पहुंच जाएंगे तब, ठीक। 1926 से स्टार्ट करेंगे, क्या क्या हुआ था 1962 तक, ठीक। तो 1952 में अल्फ्रेड हर्शी मार्था चेज ने, अच्छा एक काम क्या हुआ था कि 1953 में डबल हेलिकल मॉडल दिया गया था, इसका मतलब ऐसे ध्यान रख सकते हैं, दैट इज डबल हेलिकल जो स्ट्रक्चर के प्रपोजल से 1 साल पहले, ठीक है। बस सिंपल सी बात है, इन्होंने जब ये प्रूव कर दिया डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, फिर उसके 1 साल बाद ही डबल हेलिकल
प्रपोजल दे दिया था, ठीक है, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। सिंपल सी बात है, पहले पता ही तो चला होगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल, इस बात का पूरा प्रूफ तो हो पहले, उसके बाद ही तो ये प्रूफ हुआ होगा कि हाँ उसका डबल हेलिक्स है। सिंपल सी बात है। 1953 बाद में आता है 1952 के। द बर्ग विद वायरसेस पूछा जाता है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज ने किस पे काम किया था, तो उन्होंने वायरस पे काम किया था दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसको बोला गया कॉल्ड बैक्टीरियोफेजिस। ओके ठीक। अच्छा यहाँ का मैंने ये नोट करके देखो, यहाँ जो बताया नहीं है कि डिप्योरीफाइड, उस पर चले जाओ दोबारा से। ओस्टवाल्ड एवरी कोलिन मैक्लोड मैक्लिन मैकार्टी कि डिप्योरीफाइड बायोकेमिकल प्रोटीन से डीएनए आरएनए टीसी फ्रॉम द हेटिकल सेल टू सी विच वंस कैन को ट्रांसफर लाइव आर सेल्स को इनटू एस सेल्स में। तो कि कौन आर सेल को एस सेल में बदल सका, दैट इज आर स्टैंड को एस स्टैंड में कैसे बदल दिया, यही मैंने बता भी दिया है, बस कोई दिक्कत वही बात नहीं है। फिर दोबारा से अपने पॉइंट पर आ जाते हैं। अल्फ्रेड हर्शे वाले पर तो इन्होंने क्या किया, द बैक्टीरियोफेज अटैचेज टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज क्या करता है, बैक्टीरिया पर अटैच करता है एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल, उसके जेनेटिक मटेरियल पर अटैच करता है और बैक्टीरिया पर, देन एंटर्स द बैक्टीरियल सेल, और एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, देन एंटर्स, मतलब ये कह रहा है बैक्टीरिया को फेजो बैक्टीरिया से अटैच करता है और फिर उसका जेनेटिक मटेरियल को एंटर करा देता है बैक्टीरिया सेल के अंदर, ठीक है। ट्रांसडक्शन भी इसी प्रोसेस को बोलते हैं, केवल जेनेटिक मटेरियल को अगर अंदर घुसेड़ रहा है तो उसको ट्रांसडक्शन बोलते हैं, ठीक है। द बैक्टीरियल सेल ट्रीट्स द वायरल जेनेटिक मटेरियल एज इफ इट वाज इट्स ओन, बैक्टीरियल सेल ये समझती है वायरल जेनेटिक मटेरियल को ये उसका खुद का है, एंड सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर करती रहती है मोर वायरस, नए नए मोर वायरस पार्टिकल बनाती रहती है, ठीक है। पार्टिकल्स क्यों बोला है, क्योंकि भाई ये लिविंग थोड़ी थे पूरी तरीके से, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की लिंक होती है ना। वायरस हर्शे एंड चेज, भाई शॉर्टकट में बोल दिया, अल्फ्रेड हर्शे मार्था चेज को, हर्शे एंड चेज वर्कड टू डिस्कवर वेदर इट वाज प्रोटीन और डीएनए। अब इनका एक्सपेरिमेंट करने का मेन उद्देश्य था कि इस बात पर काम कर रहे थे कि ये प्रोटीन है या फिर डीएनए है फ्रॉम द वायरसेस दैट एंटर्ड इनटू द बैक्टीरिया, मतलब वायरस से ये बैक्टीरिया के अंदर जो घुसा है वो वास्तव में डीएनए है या फिर प्रोटीन है। देखो स्पेशल बात ये है, इस तरीके से ध्यान रखना कि इस तरीके से सोचा करो जब जितने भी एक्सपेरिमेंट पढ़ो कि तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि आज तो हमको पता है कि वो डीएनए है, तो ऐसे सोचोगे तो समझ में कम आएगा। ऐसे सोचो बिल्कुल तुम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और तुम सोच रहे हो कि यार ये डीएनए या आरएनए, और खासतौर से ये तीसरा वाला जो एक्सपेरिमेंट है अल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज का, इसमें इस बात को सोच के रखना, तभी समझ में आएगा कि मान लो कि तुम उस फेज में हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि डीएनए होता है जेनेटिक मटेरियल, तुम अभी डिस्कवरी कर रहे हो ये सोच करके ये पूरा पढ़ेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से, ठीक। तो उन्होंने क्या किया, दे ग्रू सम वायरसेस ऑन ए मीडियम, उन्होंने कुछ वायरसेस को ग्रू कराया एक मीडियम पर दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव फास्फोरस, ठीक है। उन्होंने कुछ वायरस को तो ऐसे मीडियम पर कंटेंट कराया, मतलब मीडियम पे जो ग्रू कराया जिसमें रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाल दिया उन्होंने, एंड सम अदर मीडियम एंड सम अदर्स ऑन मीडियम दैट कंटेंट रेडियो एक्टिव सल्फर, और कुछ को ऐसे मीडियम पे ग्रू कराया जिसपे सल्फर था, ठीक है, रेडियो एक्टिव सल्फर था। वायरस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिव फास्फोरस कंटेंट रेडियो एक्टिव डीएनए, और जो वायरस जो कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस वाले मीडियम में ग्रो करे थे उनके अंदर रेडियो एक्टिव डीएनए चला गया, बट नॉट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, लेकिन रेडियो एक्टिव प्रोटीन नहीं गई, बिकॉज डीएनए कंटेंस फास्फोरस। वजह क्या थी, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है बट प्रोटीन डज नॉट, लेकिन प्रोटीन में फास्फोरस नहीं होता है, ठीक है। सिमिलरली वायरस ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर, वो वायरस जो कि रेडियो एक्टिव सल्फर पर ग्रोन किए थे कंटेंट रेडियो एक्टिव प्रोटीन, उनके अंदर रेडियो एक्टिव प्रोटीन थी बट नॉट रेडियो एक्टिव डीएनए, लेकिन रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, बिकॉज डीएनए डज नॉट कंटेन सल्फर, क्योंकि डीएनए में सल्फर
नहीं होता है। देखो मैंने कुछ तरीका बनाया कि AMC मतलब वही अल्फा ऐसे मारते चीज़ के एक्सपेरिमेंट में हमारे फादर का रूल लगता है। मतलब हमारे फादर का रूल वही कि जैसे मेरे पापा अक्सर कहते हैं कि जैसे में तेसो मिले, मिले नीच में नीच, पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच। मतलब जिस प्रकार का नेचर का इंसान होता है उसका उसी टाइप के नेचर के इंसान के साथ पटती है। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये इस एक्सपेरिमेंट से रिलेट कर रहा है कि देखो सल्फर प्रोटीन में हो सकता है, ठीक है, सल्फर प्रोटीन में हो सकता है और DNA में सल्फर नहीं हो सकता, DNA में फास्फोरस होता है। ठीक, तो वही कह रहे हैं कि जो वायरस जो रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेंट थे वो रेडियोएक्टिव प्रोटीन कंटेंट रेडियोएक्टिव प्रोटीन उन्होंने बनाई बट नॉट रेडियोएक्टिव DNA बिकॉज DNA डज नॉट कंटेन सल्फर। वो DNA में सल्फर नहीं होता है। ठीक, अब जो है आगे देखकर समझते हैं। एक्सपेरिमेंट पूरा आप समझोगे तब समझ आएगा। इस रेडियोएक्टिव फेजेस पर अलाउड टू अटैच, रेडियोएक्टिव फेजेस को दोनों को क्या 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 किया गया, अलाउड करा दिया टू अटैच टू एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में अटैच करा दिया। देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड, जैसे इसमें इन्फेक्शन प्रोसीड हुआ तो क्या हुआ कि द वायरल कोट्स वर रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ए ब्लेंडर। एक ब्लेंडर में जब उसने एजिटेट किया, घुमाया, तो जो प्रोटीन कोट थे, वायरल कोट थे, वो अलग हो गए। द वायरस पार्टिकल्स वर सेपरेटेड फ्रॉम द बैक्टीरिया, वायरस पार्टिकल इस प्रकार सेपरेट होगा फ्रॉम द बैक्टीरिया से बाय स्पिनिंग देम इन ए सेंट्रीफ्यूज। वायरस पार्टिकल का मतलब है प्रोटीन कोट से, ये ध्यान रखना चाहिए। बाहरी बॉडी तो प्रोटीन से ही मिलकर बनी हुई है ना, ठीक है। तो स्पिनिंग कर दिया सेंट्रीफ्यूगल में। सेंट्रीफ्यूगल जानते हैं ना, जो ज़्यादा डेंसिटी की चीज़ होगी वो एकदम से दूर बाहर की तरफ चली जाएगी, सिंपल सी बात है। स्पिनिंग करके अलग कर दिया, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया होगा सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस कैसे क्या होती है। इस तरीके से अगर ये ऐसा करके घूम रहा है तो बाहर की तरफ ऐसे से प्रोटीन कोट पे चले जाएंगे, क्योंकि बाहर की तरफ फोर्स लगेगा ना, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल, ठीक। बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस, बैक्टीरिया जो कि ऐसे वायरस से इन्फेक्ट किया था, दैट हैड रेडियोएक्टिव DNA, जिसमें रेडियोएक्टिव DNA था। बर रेडियोएक्टिव, तो वो तो रेडियोएक्टिव हो गई। इंडिकेटिंग डेथ, इस बात ने ये इंडिकेट कर दिया दैट DNA बाय द जेनेटिक DNA बाय द मटेरियल, DNA ही ऐसा मटेरियल दैट पास्ड हुआ फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया। क्योंकि ये इस बात को जानते थे कि जो बैक्टीरियोफेज अटैक करेगा उस पर, तो वायरस पार्टिकल तो मतलब जो है कोट तो अलग हो गया, ठीक है, कोट अलग हो गया। और ये भी जानते थे कि वो तो जो कोट बना हुआ है वो प्रोटीन का बना हुआ है, ठीक है। तो प्रोटीन का कोट बना हुआ वो हो गया अलग। गई क्या अंदर चीज़, अंदर क्या चीज़ गई है, रेडियोएक्टिव DNA अंदर का गया है। और जो जिसमें रेडियोएक्टिव DNA था वो अंदर जाकर के वो रेडियोएक्टिव में कन्वर्ट होगा। इससे ये क्लियर हो गया कि, ठीक है, कि DNA वाज द मटेरियल दैट पास्ड फ्रॉम द वायरस टू द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव प्रोटीन। और वो बैक्टीरिया जो कि ऐसे वायरस से इन्फेक्ट हुए थे जिनमें रेडियोएक्टिव प्रोटीन थी, वो रेडियोएक्टिव नहीं हो पाया, सिंपल सी बात है। क्योंकि रेडियोएक्टिव प्रोटीन कोड थोड़ी अंदर जा रहा है, उसके अंदर तो DNA जा रहा है ना। जैसे ये दो केस लिए गए हैं, ठीक है, इन दोनों बैक्टीरियोफेज हैं। इसका है जो रेडियोएक्टिव सल्फर 35 लेवल्ड प्रोटीन कोड, इसका प्रोटीन कोड रेडियोएक्टिव है, जबकि इसका DNA रेडियोएक्टिव है। और रेडियोएक्टिव फास्फोरस कौन था, 32 लेवल्ड DNA, ठीक है।
अब जब सेंट्रीफ्यूगल किया गया तो प्रोटीन कोट तो बाहर रह गई, ठीक है। अब इसका जो रेडियोएक्टिव सल्फर प्रोटीन था, ठीक है, प्रोटीन कोट वो तो बाहर रह गया। अब उसके अंदर का जो डीएनए वो तो नॉर्मल था। अब डीएनए इसके जब अंदर पहुंचेगा, डीएनए तो पहुंच रहा है बस अंदर, तो सिंपल सी बात है कि नो रेडियोएक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड इन द सेल, कोई सल्फर 35 मिला ही नहीं। रेडियोएक्टिव सल्फर 35 डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट, तो रेडियोएक्टिव सल्फर कहाँ है, सुपरनेटेंट में, मतलब बाहर की तरफ, ठीक। क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन कोट था ना रेडियोएक्टिव। अब यहाँ दूसरे केस में देख लेते हैं, इसमें रेडियोएक्टिव फास्फोरस है, तो इसके अंदर चला गया ये डीएनए, तो इससे जाकर के क्या हुआ, पहला प्रोसेस हुआ इन्फेक्शन, दूसरा हुआ ब्लेंडिंग कराया, ठीक है। इसके द्वारा रिमूव वायरस दैट इज अटैच नहीं रही, लेकिन हाँ और पास ही ब्लेंडिंग। तीसरा काम हुआ था सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस ध्यान रखना, क्रम से पहले इन्फेक्शन हुआ था, फिर ब्लेंडिंग, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा सेपरेट वायरस जो कि सुपरनेटेंट में चले गए, ठीक है। रेडियोएक्टिव फास्फोरस 32 डिटेक्टेड इन सेल। अब चूँकि यहाँ जब फास्फोरस अंदर आ गया तो यहाँ रेडियोएक्टिव तो था ही, तो रेडियोएक्टिव डिटेक्ट किया गया, तो नो रेडियोएक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुपरनेटेंट, लेकिन सुपरनेटेंट में कोई रेडियोएक्टिविटी नहीं थी, ठीक है। ऑर्डर ऐसे ध्यान रख सकते हैं, IBC है ही ऑर्डर, IBC इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, नॉट ABC नहीं, IBC, ठीक है। एंड फील भी करेगा, मतलब ये सबसे पहले इन्फेक्शन ही तो होगा भाई, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग रही होगी, ठीक है। उसे एजिटेट करेंगे ब्लेंडर में, उसे ब्लेंडिंग बोलते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा जो है कोट अलग हो जाएगा, उसको सेंट्रीफ्यूगेशन बोलना है, ठीक है। स्पेशल बात ये पूछी जाती है इसमें, हाँ यहाँ से देखो, बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड with virus that had radioactive protein were not radioactive. This indicates that the protein did not enter the bacteria from the virus. DNA is therefore the genetic material that is passed from the virus to bacteria. अब देखो, सिंपलिस एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद जो था, सिंपलिस एक्सपेरिमेंट का मेन मकसद यही तो था कि एंटर क्या किया है, ठीक है, वायरस पार्टिकल, ये तो पढ़ाई गई, ठीक है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेडियोएक्टिव जो सल्फर यूज़ किया जाता है तो कौन सा था, सल्फर 35 था, ठीक है, और फास्फोरस 32 था। ऐसे ध्यान रखना, ये क्या है, आइसोबार है, आइसोबार है, ठीक है। आइसोबार मतलब एटॉमिक वेट डिफरेंस है, मास नंबर डिफरेंट है, क्योंकि सल्फर नॉर्मल वाला 32 होता है, सल्फर 32, ठीक है, ये सल्फर 35 है रेडियोएक्टिव, इसलिए फास्फोरस 31 होता है नॉर्मल, वो फास्फोरस 32 है, ठीक। तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि सल्फर 35 में जो 5 आ रहा है, तो 5 और S की स्ट्रक्चर एक तरह होती है ना, तो सल्फर 35 था और फास्फोरस 31 ना होकर 32 था, बस इससे ध्यान रखना, ठीक है। कैसे ध्यान रखें, 33 नहीं है, 35 है, ऐसे याद रखें, इसकी तरह होता है 5, ठीक है। संसार में RNA पहले आया, आगे हम पढ़ेंगे RNA वर्ल्ड में बताई जाती है ये बात, मैंने यहाँ नोट कर दिया। बाद में इसी में कुछ मॉडिफिकेशन करके मोर स्टेबल DNA बना जैव विकास के द्वारा, ठीक है। जैसे यूरेसिल की जगह यूरेसिल को हटा करके थाइमिन लगाया दिया, एंटोप्रा पोजिशन से OH को हटा दिया गया, एंड ऐसे ही कुछ और, तो इस तरीके से वो ज़्यादा स्टेबल चीज़ हो गई, मतलब DNA, ठीक है। दरअसल होता क्या है, तो दरअसल यूरेसिल को ना हटाकर इसकी 5' पोजीशन पे मिथाइल लगा दिया था, तो 5' पोजीशन जब मिथाइल लगा देंगे तो वो थाइमिन बन जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि थाइमिन को 5 मिथाइल यूरेसिल बोलते हैं, तो ज़्यादा स्टेबल हो गया, ठीक। RNA से DNA बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ सेंट्रल डोग्मा एंड टेमिनिज्म, इन दोनों के द्वारा भी इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन किया जा सकता है।
ये कह रहे हैं कि आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा तो एक्सप्लेन किया जाता है, जबकि सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा होता है, सेंट्रल डोग्मा नहीं, सेंट्रल डोग्मा रिवर्स, क्योंकि सेंट्रल डोग्मा के द्वारा तो उसमें तो डीएनए से आरएनए बनता है, जबकि जहाँ आरएनए से डीएनए बनना है तो यहाँ पर सेंट्रल डोग्मा रिवर्स एंड टैमिनिज्म इन दोनों के द्वारा भी इंडिपेंडेंटली एक्सप्लेन किया जा सकता है। कह रहे हैं कि आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है, और दो चीज़ें और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्या, सेंट्रल डोग्मा रिवर्स और टैमिनिज्म। ठीक, तो इसके बाद पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए वर्सेस आरएनए कि डीएनए और आरएनए में अंतर करते हुए क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंसेस है, वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं दोनों की। तो फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन वर्सेस डीएनए, कि प्रोटीन वर्सेस जो डीएनए, जो डिबेट चल रही थी, कोई कह रहा था भाई डीएनए जेनेटिक मटेरियल, कोई कह रहा था प्रोटीन है, तो एज द जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्वोकली रिजर्व किए गए फ्रॉम द हर चीज़ एक्सपेरिमेंट के द्वारा अनइक्वोकली, मतलब सो स्पष्ट रूप से प्रूफ हो गया, लेकिन इट बिकेम एन स्टेबलाइज्ड फैक्ट दैट इट इज डीएनए होता है दैट एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। हाउएवर इट सब्सिक्वेंटली बिकेम क्लियर दैट, बाद में ये भी क्लियर हुआ कि इन सम वायरस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल टोबैको मोज़ेक वायरस टीएमबी में होता है आरएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में, और किसमें होता है, क्यूबो बैक्टीरिया फेज, मैंने बोला था कि एनसीईआरटी में आपके सिलेबस में ये वाला, ठीक है, ये मैंने अलग से नोट करके लिखा है, लेकिन आप इस पर ज़्यादा ध्यान ना दें। एनसीईआरटी में जो लिखा है बस वही पूछा जाएगा, उसमें सिंगल स्टैंड आरएन डबल स्टैंड आरएन नहीं पूछा जाएगा, इसलिए वैसे इसको आप काटिए तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना दिया इतना पूछा जाएगा कि बस आरएनए होता है जेनेटिक मटेरियल क्यूबो बैक्टीरिया फेज में, और टीएमबी में टोबैको मोज़ेक वायरस में, ये नहीं पूछा जाएगा सिंगल स्टैंड या डबल स्टैंड। ठीक है, etc. आंसर टू सम ऑफ द क्वेश्चन सच एज, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आंसर, जैसे कि वाई डीएनए इज द प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल, कि भैया डीएनए प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल क्यों होता है, वेयरएज आरएनए परफॉर्म्स डायनेमिक फंक्शन, जबकि भैया आरएनए तो कितने डायनेमिक फंक्शन करता है, जैसे मैसेंजर का भी करता है, अडेप्टर का भी करता है। मैसेंजर का कौन करता है, मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, अडेप्टर का कौन करता है, ट्रांसफर आरएनए के फॉर्म में। हैज़ टू बी फाउंड फ्रॉम द डिफरेंसेस बिटवीन केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टू न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल। किस बात से पता चलता है हमको, क्योंकि इन दोनों आरएनए और डीएनए के न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में, केमिकल स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। भाई अभी मैंने ये बताया था, यूरेसिल की जगह थायमिन आ जाता है, मतलब 5-मिथाइल, 5 पोजीशन पे यूरेसिल में मिथाइल लगा देते हैं तो थायमिन आ जाता है, और दूसरा उसके क्या करते हैं 2' पोजीशन वो को हटा देते हैं, इससे कि स्टेबिलिटी एक्स्ट्रा मिल जाती है। ये वजह है कि आरएनए वायरस से कितने भी डायनेमिक फंक्शन क्यों ना करे, लेकिन फिर भी डीएनए को प्रीडोमिनेंट जेनेटिक मटेरियल माना जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, ठीक है, ये एक चीज़ अलग से ध्यान रखें, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' पॉलीमराइज करता है। ठीक है, ज़्यादातर काम सब 5' to 3' होते हैं वैसे भी। ठीक, ये अलग से नोट है जो अभी मैंने बताया था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में। ठीक, एक चीज़ बहुत अलग से ध्यान रखें, हेलिकेज या फिर स्विरिलेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़कर डीएनए हेलिक्स का अनवाइंडिंग करता है। ठीक है, हेलिकेज या स्विरिलेज एनसीईआरटी से बाहर का है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कौन तोड़ता है, डीएनए हेलिक्स का अनवाइंडिंग कौन करता है, हेलिकेज या स्विरिलेज। उसके बाद करा के कैन यू रिकॉल द 2 केमिकल डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, क्या आप 2 केमिकल डिफरेंस बता सकते हो डीएनए और आरएनए के बीच, तो अभी तो मैंने बताए थे।
एक बता देना कि आरएनए में यूरेसिल होता है जबकि डीएनए थाइमिन होता है, और एक बता देना कि डीएनए की जो राइबोसोम होती है उसमें 2' पोजीशन पर OH नहीं होता है, तभी तो उसको डीऑक्सी बोलते हैं, और आरएनए में होता है। 2 डिफरेंस हो गए। अब देखो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। वो क्राइटेरिया हैं 4। ए मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है, इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, कि वो ऐसा होना चाहिए कि अपनी कॉपी बना सके, अपनी जेरोक्स बना सके, मतलब रेप्लिकेशन के प्रोसेस में होनी चाहिए, तभी हम उसको, मतलब ये क्राइटेरिया जेनेटिक मटेरियल होने का, उसमें ये लक्षण होना ही चाहिए। ठीक है। अब रेप्लिका बनाने की प्रॉपर्टी, तो अगर हम 3 चीज़ों को सोच के चलें, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को, तो देखो डीएनए और आरएनए दोनों में रेप्लिकेशन की प्रोसेस तो होती है, मतलब आरएनए से आरएनए बनता है तो उसको भी तो रेप्लिकेशन बोलेंगे, और डीएनए से डीएनए बनता है वो भी रेप्लिकेशन है। तो पहले क्राइटेरिया को 2 लोग कर रहे हैं, कौन, डीएनए और आरएनए। दूसरा है इट शुड बी स्टेबल केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, वो क्या रसायनात्मक और संरचनात्मक रूप से स्टेबल होना जरूरी है। ठीक है। अब इस बात को भी दोनों ही फॉलो करते हैं, और डीएनए ज़्यादा अच्छे से करता है, मतलब स्टेबल दोनों ही होते हैं, लेकिन कंपेयर टू आरएनए डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है केमिकली एंड स्ट्रक्चरली। ठीक। तीसरी बात क्या है, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस, मतलब म्यूटेशन, मतलब वो ऐसा होना चाहिए जो कि म्यूटेशन या स्लो चेंजेस जो होते हैं उसके लिए कुछ स्कोप प्रोवाइड कराने वाला होना चाहिए, दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन। चूँकि ये स्लो चेंजेस होते हैं ना, म्यूटेशन होता है, उसी से जैव विकास होता है। तो इस बात को दोनों ही फॉलो कर रहे हैं, बट आरएनए ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, दैट इज फास्टर रेट, क्योंकि उसका म्यूटेट रेट फास्टर होता है ना म्यूटेंट होने का, आरएनए का। ठीक है। तो तीसरे क्राइटेरिया को भी दोनों कर रहे हैं, लेकिन तीसरी वाले को आरएनए ज़्यादा अच्छे से करता है। चौथा क्राइटेरिया क्या है, चौथा है कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन करैक्टर, कि खुद को ना इस तरीके से एक्सप्रेस कर सके, जो कि किस रूप में, मेंडेलियन करैक्टर के रूप में। ठीक है, मतलब मेंडेलियन लक्षण के अवतार के रूप में खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए इसको। अब इसको भी डीएनए आरएनए दोनों फॉलो करते हैं, दोनों ही फॉलो, बट आरएनए इजीली दे रही ज़्यादा अच्छे से। ठीक है। तो तीसरे और चौथे काम को जो है आरएनए ज़्यादा अच्छे से कर रहा है, दूसरे काम को डीएनए ज़्यादा अच्छे से, और पहले काम को दोनों। ठीक है। चूँकि भले ही कुछ वायरस में ही करता है ये काम, बट करता तो है आरएनए भी, कौन सा, मेंडेलियन करैक्टर के रूप में। ठीक है। अब देखो तीसरे वाले पॉइंट को ज़्यादा सरल भाषा में बोलें तो स्लो चेंजेस दैट इज म्यूटेशन के लिए स्कोप देने वाला होना चाहिए, क्योंकि जैव विकास के लिए उत्परिवर्तन की आवश्यकता होती है ना। मेंडेलियन लक्षण का अवतार ले सके। ठीक। ओके, अब आ जाओ आगे। इफ वन एग्जामिन, यदि कोई एग्जामिन करता है ईच रिक्वायरमेंट, प्रत्येक रिक्वायरमेंट वन बाई वन, एक एक करके, तो बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द बेस पेयरिंग एंड कम्प्लीमेंटैरिटी, तो बेस पेयरिंग के रूल और कम्प्लीमेंटैरिटी रूल के कारण बोथ द न्यूक्लिक एसिड डीएनए एंड आरएनए हैव द एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन। भाई मैंने बताया था कि पहला जो क्राइटेरिया था कि उसको अपनी रेप्लिका बनानी आनी चाहिए, कॉपी बनानी आनी चाहिए, वो दोनों कर रहे हैं। ठीक है। किस वजह से, बेस पेयरिंग के रूल की वजह से, कम्प्लीमेंटैरिटी की वजह से। ठीक। द अदर मॉलिक्यूल्स इन द लिविंग सिस्टम सच एज, जैसे प्रोटीन है, फेल टू फुलफिल फर्स्ट क्राइटेरिया इटसेल्फ। प्रोटीन थोड़ी अपने आप को अपनी कॉपी बना लेती है, तो पहले क्राइटेरिया को प्रोटीन नहीं कर पा रही है। तीसरा, द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल एनफ,
और जो इतना स्टेबल होना चाहिए कि नॉट टू चेंज विद डिफरेंट स्टेजेज ऑफ द लाइफ साइकिल, कि ऐसा ना हो कि जीवन चक्र के डिफरेंट स्टेज आई और साहब चेंज हो गया। ऐसे जेनेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। एज के साथ चेंज ना हो कि साहब जवान थे तो डीएनए अलग था हमारा और उसमें चेंज आ गया जैसे जैसे हम बुढ़े हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ साइकिल के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, एज के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, और विद चेंज इन फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और ऑर्गेनिज्म की जैसे फिजियोलॉजी चेंज हो तब नहीं होना चाहिए चेंज। स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। देखो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा अच्छे से हमको देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में, क्योंकि देखो हीट किल्ड कर दिया था एसिस्टेंट को। हीट किल्ड करने के बाद भी डीएनए का कुछ नहीं बिगड़ा था, ऐसा का ऐसा ही आर स्टैंड में पहुंच गया था और आर स्टैंड को एस स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया था। समझ रहे हो, मतलब हीट से कोई असर नहीं पड़ा था। तभी वो बोल रहे हैं कि हीट के प्रति स्टेबल है। तो आप ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से देख सकते हैं। इट्स सेड दैट हीट विच किल्ड द बैक्टीरिया को मार दिया था एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो कम से कम फिर भी उसकी कुछ प्रॉपर्टी जो है जेनेटिक मटेरियल की डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। ठीक है, ये मत कह देना कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, थोड़ी बहुत तो हुई थी लेकिन कुछ नहीं हुई थी। ज़्यादातर तो डिस्ट्रॉय कर गई थी, कुछ प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय नहीं की थी। मतलब जैसे स्मूथ और शाइनी ऊपर का कवच बनाने की, कवरिंग बनाने की, तभी तो उसने आर स्टैंड को एस स्टैंड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब वो प्रॉपर्टी बची रही हीट कराने के बाद भी। दिस नाउ कैन इजीली बी एक्सप्लेन्ड इन लाइट ऑफ द डीएनए that the two strands being complementary if separated by heating come together। ये कह रहे हैं कि यदि दो स्टैंड को अलग कर दिया जाए डीएनए के तो वो एक दूसरे में कम्प्लीमेंट्रिटी होने की वजह से, जैसे अलग किए जाएंगे हीटिंग की वजह से, दोबारा वापस से एक दूसरे के पास आ जाते हैं। कब? जब एन एप्रोप्रिएट कंडीशन है प्रोवाइडेड, एप्रोप्रिएट कंडीशन प्रोवाइड कर दी जाती है। फर्दर मतलब दोबारा से टेम्परेचर कम कर दिया जाता है। फर्दर 2' कोएच ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन आरएनए इज ए रिएक्टिव ग्रुप। और दूसरी बात यह है कि जो मैंने अभी बताया था कि आरएनए की पेंटोज शुगर राइबोज शुगर में 2' पोजीशन पर OH ग्रुप होता है, वो होता है रिएक्टिव ग्रुप होता है। और कोई चीज़ अगर रिएक्टिव है तो स्टेबल कम होगी। तो इस रिएक्टिव ग्रुप होने की वजह से मैक्स आरएनए लेवाइल, जिसके आरएनए लेवाइल बन जाता है। लेवाइल का मतलब अस्थिर, मतलब भाई अनस्टेबल एंड इजीली डिग्रेडेबल, और आसानी से टूट जाता है। आरएनए इज आल्सो नाउ नोन टू बी कैटालिटिक। और ये भी बात है कि आरएनए वो ये कैटालिटिक भी माना जाता है। हैंस रिएक्टिव, और जब कैटालिटिक है तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा, और रिएक्टिव ज़्यादा तो स्टेबल कम होगा, जबकि हमें ज़्यादा स्टेबल वाली चीज़ थोड़ी चाहिए। देयरफॉर डीएनए केमिकली इज लेस रिएक्टिव, इसलिए डीएनए क्या केमिकली लेस रिएक्टिव है, मतलब स्टेबल ज़्यादा है। एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, और स्ट्रक्चरली तो मोर स्टेबल है ही है। देखो लेस रिएक्टिव कहने का भी मतलब स्टेबल ही कहना है, क्योंकि रिएक्टिविटी कम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आप पढ़ोगे कि जो रिएक्टिव ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी कम होती है उसकी, मतलब रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो डीएन अब देखो एनसीईआरटी कितना अच्छे से लैंग्वेज लिखती है, ऐसे भी तो लिख सकती थी, कितना घुमा के लिखती है, ऐसे भी तो लिख सकती थी डीएनए इज केमिकली मोर रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, मतलब ऐसे लिख सकती थी। दोबारा बता रहा हूँ, डीएनए केमिकली, अभी जो बोला वो गलत था, ठीक है, अभी दोबारा से बोल रहा हूँ। डीएनए केमिकली इज मोर स्टेबल एंड स्ट्रक्चरली भी मोर स्टेबल, दोनों तरीके से स्टेबल है। वैसे भी तो लिख सकती थी अगर सीधे सीधे रहती कि डीएनए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल, मतलब दोनों प्रकार से मोर स्टेबल है। लेकिन देखो स्ट्रक्चरली तो मोर स्टेबल सीधा सीधा लिख दिया है, लेकिन केमिकली मोर स्टेबल ना लिख करके लेस रिएक्टिव लिखा है। तो लेस रिएक्टिव का भी मतलब तो मोर स्टेबल ही है भैया, ठीक है। लेस रिएक्टिव क्यों? चूँकि कैटालिटिक नहीं होता है, ठीक है। वैन कम्पेयर टू आरएनए, आरएनए की कंपेयर में बात चल रही है। स्टेबल तो दोनों ही है भाई, स्टेबल नहीं होते तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है, वो भी है, लेकिन इसके कंपेयर में नहीं है। कंपेयर में डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। देयरफॉर इसलिए एमंग द टू न्यूक्लिक एसिड, दो न्यूक्लिक एसिड में देखा जाए तो द डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। बेटर जेनेटिक मटेरियल पूछा है तो कौन होगा? डीएनए। ओके, ठीक है। जो डीएनए के स्ट्रक्चर में शुगर की 2' पोजीशन पर
रिएक्टिव OH ग्रुप एब्सेंट होता है, मैंने बता दिया सब, ठीक है। तो इसका भी मतलब तो केमिकल मोर स्टेबल ही हुआ। ये तो NCERT बनाने वालों ने लैंग्वेज को कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए ऐसे ट्विस्ट करके लिखते हैं, इसलिए ही सुनिए में टफ टफ वाले डालते हैं NCERT वाले, ठीक है। ये मैं बता दिया आपको, ठीक है। इनफैक्ट सच्चाई तो ये है कि रिप्रेजेंस ऑफ थायमीन एट द प्लेस ऑफ द यूरेसिल आल्सो कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू DNA। ये कह रहा है DNA में थायमीन का प्रेजेंस होना, यूरेसिल की वजह से थायमीन प्रेजेंस हुआ, वो भी DNA को एक एडिशनल स्टेबिलिटी प्रदान कराता है। कन्फर्स मतलब प्रदान कराता है। डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिपेयर इन DNA। ये कह रहे हैं कि अगर इस बात के को आप डिटेल में डिस्कशन करना चाह रहे हैं कि कैसे थायमीन आने से यूरेसिल की जगह थायमीन आने पे एडिशनल स्टेबिलिटी होगी, तो इस बात के लिए ये कह रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ रिपेयर इन DNA, रिपेयर में मतलब DNA के रिपेयर में जो प्रोसेस होती है उसकी समझ होना ज़रूरी है। एंड यू विल स्टडी दीज प्रोसेस इन हायर क्लास। वो बात जो हायर क्लासेस की, अभी से आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आप अभी डायरेक्ट यही ध्यान रखें कि थायमीन होने की वजह से एडिशनल स्टेबिलिटी मिल जाती है यूरेसिल की जगह। कैसे मिल जाती है उस बात का आपको हायर क्लासेस से मतलब है, रीजन से, वो आप अभी मत ध्यान दें। उसके बाद बोथ RNA एंड DNA आर एबल टू म्यूटेट। दो बातें हो गई, अब तीसरी बात, तीसरा क्राइटेरिया डिटेल में डिस्कशन हो रहा है। DNA RNA दोनों ही म्यूटेट करते हैं, ये ध्यान रखना। इनफैक्ट RNA बीइंग अनस्टेबल, और सच्चाई तो ये कि RNA अनस्टेबल होने की वजह से म्यूटेट करता है एट ए फास्टर रेट, ठीक है। तो RNA म्यूटेट दोनों ही करते हैं, लेकिन ज़्यादा फास्टर रेट से कौन करता है? ज़्यादा फास्ट रेट से कौन करता है? RNA। क्यों? रीजन चूँकि अनस्टेबल है, तो यहाँ से सबसे रीजन बन सकते हैं, ठीक है। परिणाम स्वरूप वायरस इज हैविंग RNA जीनोम, कि वो वायरस जो कि RNA जीनोम को रखेंगे एंड हैविंग शॉर्टर लाइफ स्पान, RNA जीनोम को रखेंगे और इनका लाइफ स्पान शॉर्टर होगा। म्यूटेट करेंगे, इवॉल्व फास्टर, वो म्यूटेट करते हैं और फास्टर इवॉल्व होते हैं, ठीक है। ये वजह होती है कि जो RNA रखने वाले, RNA जीनोम रखने वाले वायरस होते हैं उनको शॉर्टर लाइफ रखते हैं, शॉर्टर लाइफ स्पान होता है और म्यूटेट करते हैं एंड इवॉल्व फास्टर रूप से इवॉल्व हो जाते हैं, एवोल्यूशन उनका तेज़ी से हो जाता है, ठीक है। चूँकि RNA को अनस्टेबल, ठीक है, DNA के कंपेयर में कहा गया, ठीक है। चूँकि DNA के कंपेयर में स्टेबिलिटी वेरी 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 लेस होती है इसकी। वैसे तो जब जेनेटिक मटेरियल मान ही लिया गया क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है तो सभी क्राइटेरिया को फुलफिल तो करता ही है, ठीक है। वही मैंने बताया, DNA के कंपेयर में अनस्टेबल बोला, ये मत सोचना कि अनस्टेबल का मतलब अनस्टेबल हो गया, DNA के कंपेयर में अनस्टेबल बोला यहाँ पे, ठीक है। ठीक, ठीक है। क्योंकि वैसे भी फास्टर कंपेरेटिव डिग्री है ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री होती है, तो फास्टर लिखा है, इसका मतलब वैसे कंपेयर करके बात की जा रही है DNA के कंपेयर में। RNA कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, सिंपल सी बात है भाई, DNA से RNA बनता है तो RNA से सीधी प्रोटीन ही तो बनती है, तो हम ये कह सकते हैं कि RNA डायरेक्टली कोड करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, वो हैंस कैन ईजिली एक्सप्रेस कर सकता है आदि करेक्टर्स को, जबकि DNA हाउ इज डिपेंडेंट ऑन RNA फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये कह रहे हैं जबकि DNA जो होता है RNA पर डिपेंडेंट रहता है प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि DNA कहता है कि भैया पहले मैं तो तुझ में बदलूंगा, पहले तो मैं, उसके बाद प्रोटीन बना पाऊंगा। मतलब DNA पहले RNA बदलता है, फिर RNA प्रोटीन बदलती है, मतलब पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है फिर ट्रांसलेशन होता है। तो वही कहना चाह रहे हैं कि RNA तो वही डायरेक्टली कोड कर देता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन को, क्योंकि RNA बना ही एक ही प्रोसेस होना, बाकी ट्रांसलेशन डायरेक्ट बना देता है प्रोटीन को। लेकिन DNA को प्रोटीन बनाने के लिए पहले उसको RNA में कन्वर्ट होना पड़ेगा, मतलब वो RNA पर डिपेंडेंट है प्रोटीन बनाने के लिए। कौन? DNA। द प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड RNA, सिंपल सी बात है यार, जब RNA से ही तो प्रोटीन बनती है, तो RNA से प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन बनाने वाले मशीन जो होगी RNA के चारों तरफ ही तो होगी। द अबव डिस्कशन इंडिकेट दैट, और ऊपर का हमने जितना भी डिस्कशन किया
इस बात को संकेत करता है कि बोथ आरएनए एंड डीएनए कैन फंक्शन एज, कि दोनों ही, चाहे वो आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों ही जो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। लेकिन क्या है, डीएनए बीइंग मोर स्टेबल, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होने की वजह से इस प्रेफर्ड किया जाता है फॉर स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। लेकिन पूछा जाए कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोरेज कौन ज़्यादा अच्छा से करेगा, तो कौन करेगा, डीएनए। ठीक है, जैसे नॉर्मल सी बात समझ लो, जैसे गांव में आपके दो लोग हैं, एक क्या करता है, गांव में ही रहता है, स्टेबल है, मतलब कहीं जाता नहीं है, गांव में अपनी खेती बाड़ी करता है। एक दोस्त ऐसा है जिसके पैर एक जगह नहीं रुकते हैं, ज़रूरी नहीं गांव में ही रहे, कभी बाहर भी चला जाता है। तो अब आप जो है अपने घर की चाबी किससे दे के आएंगे, कहने का मतलब आपके घर में कोई और लोग हैं नहीं, अब ताला लगा के आप जो है आप कह रहे हैं कि भाई चाबी मैं उसको दे जाऊंगा। तो अगर उस दोस्त को देखे जाओगे जो कि उसका पता ही नहीं, स्टेबल रहता भी नहीं, कभी शहर चला गया कभी कहीं चला गया, तो क्या मतलब तुम्हारे घर वाले आएंगे उससे चाबी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो होगा ही नहीं वहाँ। तो कुछ स्टेबल इंसान पर स्टोर करो ना अपनी चीज़, अपनी चाबी। तो वही है, तो स्टोर कहाँ करेंगे, जो चीज़ स्टेबल होगी वहीं तो स्टोर करेगा कोई चीज़ अपनी। कॉमन सेंस की बात है, एनालॉजी से कर सकते हैं। फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जबकि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए आरएनए इज बेटर, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है भाई। जनरली दिमाग में आएगा डीएनए कोई कर दोगे तुम, क्या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन का डीएनए ज़्यादा बढ़िया, नहीं। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए आरएनए इज बेटर, ठीक है। जबकि स्टोरेज के लिए जेनेटिक्स इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक सूचना को स्टोर करना, तो डीएनए बेटर है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। बट बेटर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें, चूँकि आरएनए घूमता रहता है तो हम उसको वो सामान देंगे जो ट्रांसमिट कराना है, सिंपल सी बात है। दो दोस्त मैंने आपको बताए थे, एक दोस्त है जो गांव में रहता है तो उसको हम वो सामान देंगे जो कि हमको स्टोर करके रखना है, कि ठीक है भाई ये बंदा स्टेबल रहता है, अगर हमको स्टोर करके कोई चीज़ रखनी है इसके पास रख दो। लेकिन आरएनए घूमता रहता है, तो अगर हम कोई चीज़ कहीं पहुंचवानी है तो किसको देंगे, ट्रांसमिट करानी तो किसको देंगे, आरएनए को। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है, कभी नहीं भूलोगे। फर्स्ट क्राइटेरिया को तो दोनों ही डीएनए और आरएनए बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से फुलफिल करते हैं, और बाकी को दूसरे वाले को डीएनए ज़्यादा अच्छे से कर रहा था, बाकी तीसरे चौथे को आरएनए ज़्यादा अच्छे से कर रहा था, वो हम देख ही चुके हैं डिटेल में। अब फिंगर टिप पे होनी चाहिए चारों के चारों क्राइटेरिया, ठीक है। पहले क्या था, अगर सिंपल भाषा में कहें तो पहले क्या था कि अपने कॉपी बनाना आना चाहिए, जीरोक्स बनानी आनी चाहिए। दूसरी क्या था कि केमिकल स्ट्रक्चरल स्टेबल होना चाहिए। तीसरा क्या था कि वैसा स्कोप प्रोवाइड कराए जो कि स्लो चेंजेस के लिए हो, म्यूटेशन के लिए हो, जिससे म्यूटेशन से एवोल्यूशन हो सके। तीसरा क्या था, वो अपने आप को मेंडेलियन करैक्टर के रूप में एक्सप्रेस कर सके, बस। ठीक है, ये जो मैंने बता ही दिया है एनालॉजी। क्योंकि जो बंदा ज़्यादा स्टेबल है, लेकिन गाँव में रहने के चांसेस ज़्यादा रहे, उसी के पास ही तो हम अपना सामान रख कर के जाते हैं, ताकि जब वापस आए तो वो मिल जाए वहाँ पर। ऐसे कर सकते हैं, चाबी का एग्जाम्पल ना ले तो ऐसे कर सकते हैं, कोई और सामान रख के जाएंगे, मिल जाए ऐसे बंदे के पास रख करके जाएंगे। बाकी अगले लेक्चर में आरएनए वर्ल्ड से देखते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए।